नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ नेक्सा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस पर चर्चा किया था। आइए देखते हैं यूजीसी नेट के मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विशेष शब्द। तो जैसा कि यूजीसी नेट ने अपने सिलेबस की शुरुआत में कुछ टर्म्स दिए हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के टर्म्स को हम लोगों ने वहीं पढ़ लिया था। यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी टर्म हैं उनके बारे में देख लेंगे। तो टर्म की बात करें तो हमने टर्म को अध्ययन आसान बनाने के लिए उसको कई सारे भागों में बांट दिया है। जैसे देखिए, फारसी धार्मिक शब्दावलियाँ क्या क्या हैं। जैसे खिलाफत है, खिलाफत शब्दावली का क्या मतलब है, खिलाफत शब्दावली आई कैसे, खलीफा कौन था, इसके बारे में बात करेंगे। उलेमा कौन है, उलेमा का राज्य में क्या महत्व है, शरीयत क्या है, सुलह ई कुल क्या है, सुलह ई कुल का सिद्धांत क्या है। हम लोग मुगल काल में देखते हैं सुलह ई कुल के बारे में, फिर सूफी संतों के साथ सुलह ई कुल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर और देखें जो धार्मिक बातें हैं, जजिया क्या है, ये सारे टर्म्स इन्होंने यूजीसी नेट ने जो अपना सिलेबस बनाया उसके शुरू में ही दिया है। तो जजिया क्या है, जक़ात क्या है, मदरसा क्या है, मकतब क्या है, मदद इमाश क्या है, इन सारे बिंदुओं को उन्होंने शुरुआत में किया है। तो ये कुछ धार्मिक शब्दावलियाँ हैं, लगभग 7-8 शब्दावलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त और भी शब्दावलियाँ हैं। जैसे राजनीतिक शब्दावलियों में अगर हम देखें तो राजनीतिक शब्दावली में आपके दास आ जाते हैं, दास, तुर्कानी चहलगानी है। हम ये देखेंगे कि इसको तो हम सिलेबस के साथ ही पढ़ेंगे जब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, तो कि किस तरह से तुर्कानी चहलगानी का गठन हुआ था। तो तुर्कानी चहलगानी है। इसके बाद हम देखें तो फरमान है जो शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। शहनाई मंडी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय, इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा। इक्ता क्या है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था भारत में, हालांकि इक्ता पहले से चली आ रही थी व्यवस्था थी। इसके बाद अगर हम देखें हम तो इसी में 3 शब्दावली और। मनसब क्या है, मुगल काल में हम मनसब को देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था। वतन क्या है, वतन से संबंधित वतन जागीर की बात होगी। और सराय क्या है, सराय का निर्माण सबसे ज़्यादा किसके समय हुआ था, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग क्रमवार चर्चा करेंगे। तो ये सब राजनीतिक शब्दावली हैं। तो हमने 8 धार्मिक शब्दावली उन्होंने दिया है और 8 राजनीतिक शब्दावली दिया है। इनके अतिरिक्त जो उन्होंने दिया है आर्थिक शब्दावली। आर्थिक शब्दावली में क्या क्या है, तो तकावी, ये एक ऋण हुआ करता था, तकावी ऋण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तकावी ऋण किसानों को दिया गया था, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आइन ई दहसाला, ये मुगल काल में अकबर के समय ये व्यवस्था आई थी। इसी तरह से भूमि था, जो परगना था, जागीर था और दस्तूर था। ये सब के सब हमारे आर्थिक बिंदुओं को बताते हैं। तो 8 हमारे उन्होंने 8 जो यूजीसी नेट के सिलेबस बनाया गया है उसमें 8 धार्मिक बिंदुओं को रखा गया है, 8 राजनीतिक बिंदुओं को और 5 आपके आर्थिक बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मध्यकाल में उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में सल्तनत काल और मुगल काल चल रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि चोल काल का अंत होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो कुछ चोल काल से शब्द चले आ रहे थे चोल शासकों के, जैसे नाडु क्या था, पुर क्या था। इसके अतिरिक्त विजयनगर में हम देखेंगे बलूता के बारे में, अमरम भूमि के बारे में, राय रेखों के बारे में। और राय रेखों के अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पे तो पोलीगर के बारे में। तो राय रेखो हो गया, पोलीगर हो गया, ये सारे के सारे टर्म आपके यूजीसी नेट के सिलेबस की शुरुआत में दिया गया है। तो ये 6 टर्म हैं जो दक्षिण भारतीय यानी कि आपके विजयनगर साम्राज्य को जब हम पढ़ेंगे तो ये 6 टर्म वहाँ देखने को मिलेंगे, नाडु, पुर, बलूता, अमरम, राय रेखो और पोलीगर। इसके अतिरिक्त इन 6 के अतिरिक्त अगर हम देखें तो मराठों से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, जो दक्कन से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, उसको भी नेट में शामिल किया गया है। जैसे कि चौथ, हम शिवाजी को देखेंगे कि वो चौथ वसूलते हुए। सरदेशमुखी, ये भी शिवाजी से जुड़ा हुआ है। देशमुख, मराठा प्रशासन में ये भी जुड़े हुए थे। ये 3 शब्दावली मराठा प्रशासन से। तो अगर इन शब्दावलियों को हम देखें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से 8 धार्मिक शब्दावली, 8 राजनीतिक शब्दावली और इसके अतिरिक्त अगर कहें तो 5 आर्थिक शब्दावली दी गए हैं। दक्षिण भारत से देखें तो
6 शब्दावली विजयनगर और बहमनी विजयनगर साम्राज्य से, और कुछ 2 इसमें से चोलों से संबंधित हैं जो विजयनगर में भी प्रचलित रही थी। और मराठा शब्दावली में अगर हम देखें तो 3 शब्दावलियाँ दी गई, यानी 3 टर्म दिए गए हैं मराठाओं में। तो इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे टर्म दिए हैं। इन टर्म को हम जब बांट लेते हैं तो इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको लेके भी काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि इनको कैसे तैयार किया जाए, तो सिलेबस के साथ ही ये तैयार हो जाते हैं। अब हम आएंगे, 3 यूनिट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, 3 यूनिट के बारे में जान लिया था। आज हम चौथे यूनिट से लेकर के चौथा, पाँचवा और छठवें यूनिट तक की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 3 यूनिट जो हैं, चौथा, पाँचवा और छठवा, ये हमारे मध्यकालीन इतिहास को बताते हैं। सबसे जो पहली बात लिखी गई है सिलेबस में, वो है सोर्स ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। इन स्रोतों से हम मध्यकालीन इतिहास को जानते हैं। देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन से स्रोतों के बारे में पढ़ने की बात कही है। तो जो पहला सोर्स इसमें है वो है पुरातात्विक स्रोत। हम लोग जब एंशिएंट शुरू किए थे वहाँ पर भी पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल स्रोत की बात हुई थी। तो पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। दूसरा उन्होंने दिया है इपिग्राफिक सोर्स, अभिलेखीय स्रोत। तीसरा है न्यूमिस्मेटिक्स या फिर सोर्स, या फिर इसी को कहेंगे मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, तो न्यूमिस्मेटिक है। इसके बाद अगर हम कहें तो मटेरियल एविडेंस, मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो आपके भौतिक साक्ष्य स्मारक हैं, जो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे स्मारकों की रचना हुई, मुगलों ने बहुत सारे स्मारकों की रचना की, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से भौतिक साक्ष्य रहे, मटेरियल एविडेंस क्या क्या रहे थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम और कहें तो क्रॉनिकल्स हैं, यानी कि इतिहास इतिवृत्त जिसको हम कहते हैं, या कालक्रमिक कहते हैं, इसी को इतिहास वृत्त भी कहते हैं। तो इनके बारे में भी हमको पढ़ना होगा। जो छठा पॉइंट इन्होंने दिया है, अब इसको भी मैंने सिलेबस को अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी आसान बनाने के लिए, इसको भी कई भागों में बांटा। जैसे पहले भाग में हमने सोर्स को रखा है। सोर्स में आपके पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य और स्मारक, इतिहास वृत्त। अब इसके अतिरिक्त साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखें तो साहित्यिक स्रोत हैं लिटरेरी सोर्स। और जो मध्यकालीन इतिहास के जानने में जो सबसे मुख्य भूमिका है वो साहित्यिक स्रोतों की होती है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों से ही हमें राजकीय जानकारी मिलती है, राज दरबार की जानकारी मिलती है। उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, पर्शियन, संस्कृत एंड रिलीजियंस लैंग्वेज। तो इस समय जो है फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य। तो साहित्यिक स्रोत में आपके जो क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य थे, या फारसी साहित्य थे जो राज दरबार में लिखे गए, ठीक है, या क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध थे, वो कौन कौन से साहित्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 8वां पॉइंट है वो है दफ्तर खाना, जो राज दरबार से जुड़ा हुआ था। फरमान, जो हम लोगों ने टर्म में देखा था, आपका बहियाँ, पोथियाँ, ठीक है, अखबारात, ये सारी की सारी चीज़ें ये सोर्स के तौर पर ही हैं, और इन सब के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है, ये टर्म्स में नहीं है। इसके अतिरिक्त और बात करें तो विदेशी यात्रियों के विवरण, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स। तो सल्तनत काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, और मुगल काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो मुगल काल तक आते आते हम देखते हैं कि बहुत सारे इटली के विदेशी यात्री, फिर आपके रशियन आते हैं, रूस से आते हैं। सल्तनत काल में हम देखेंगे मोरक्को का विदेशी यात्री आया था। तो सब विदेशी यात्री आए, यहाँ रहे, और उन्होंने अपनी डायरियाँ लिखी। उन डायरियों में क्या क्या लिखा, उन्होंने पुस्तकें लिखी। उनके पुस्तकों में कौन कौन सी बातें मिलती हैं, वो सारे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए फारसी यात्रियों के विवरण क्या थे, अरब यात्रियों के विवरण क्या थे, मतलब अरब यात्रियों ने क्या बताया है, फारसी यात्रियों ने क्या बताया है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देखें। तो ये हमारे सोर्स हैं जो पहले भाग में हमने रखा है। पहले यूनिट के, यानी चौथे यूनिट के पहले भाग में जो इन्होंने दिया है, उसको मैंने क्रम से ऐसे सजा दिया है। जो दूसरी बात इन्होंने सिलेबस में जोड़ा है वो है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश है उसी को पढ़ लिए, सिलेबस पूरा हो गया। तो वो सिलेबस का एक छोटा सा भाग है, आप खुद देख लीजिए। जैसे देखिए गोरी कौन थे, गोरी के बारे में अब देखिए इनकी क्या कितनी वैल्यू दिया गया है सिलेबस में। द गोरीज, द तुर्क, द खिलजी, द तुगलक, द सैयद, द लोदी और डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको बस इतने में शामिल कर लिया गया है, बहुत ही छोटा सा पार्ट रखा है सिलेबस में। तो पहले में हम लोगों को
पहले भाग में हमने देखा कि पहले भाग में आपका वो सोर्स था, दूसरे भाग में दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था को रखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो तीसरा भाग मैंने जो इसको व्यवस्थित किया है मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगलों के बारे में पूछ रहा है, बाबर के बारे में थोड़ा सा जानना है, हुमायूं के बारे में, सूरीज के बारे में, ठीक है, सूरी वंश के बारे में जो शेरशाह सूरी और उसके वंशजों के बारे में। इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, यानी कि मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कब से कब तक, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक की घटनाओं के बारे में हमें जानना है। तो बाबर और हुमायूं के बाद हमें ये पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हम देखें डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पतन पढ़ना है, ठीक है। लेटर मुगल, बाद के उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में देखना है। इसी यानी कि चौथे यूनिट में ही हम उत्तरवर्ती मुगल तक के बातों को पढ़ना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल साम्राज्य के विघटन कैसे, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ मुगल साम्राज्य से टूट करके, उन सब चीज़ों को हम लोग इस तीसरे भाग में यानी चौथे यूनिट के तीसरे भाग में इनका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त और हम देखें तो इस समय मुगलों के अतिरिक्त भारत में अन्य राजवंश भी थे, जैसे दक्षिण के राजवंश। दक्षिण में हम देखेंगे विजयनगर राजवंश था और बहमनी राजवंश था, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है। तो द विजयनगर के बारे में विस्तार से पढ़ना है, बहमनी राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ना है। और बाद में हम देख रहे हैं कि बहमनी राज्य विघटित होता है, 5 भागों में विभाजित हो जाता है, उन 5 सल्तनतों के बारे में पढ़ना होता है। दक्कन की सल्तनतें उदय, विस्तार और उनका विघटन कैसे हुआ, जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, ये जो 5 सल्तनत बनी थी इनका उदय हुआ था आपके बहमनी साम्राज्य से। तो ये बहमनी साम्राज्य से जो भी सल्तनतें बनी थी ये कैसे बनी थी, इनका क्या महत्व रहा था, मुगलों के साथ इनके क्या संबंध रहे, उनके बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। इन वंश के अतिरिक्त अगर हम देखें उड़ीसा में 2 वंश के बारे में पढ़ना है, जैसे ईस्टर्न गंग वंश के बारे में पढ़ना है, सूर्यवंशी गजपति के बारे में पढ़ना है। गजपति शासकों का एक लंबे समय तक विजयनगर शासकों के साथ संघर्ष चला था, तो गजपति शासकों के बारे में पढ़ना है। गंग, ठीक है। अब देख लेते हैं 9वें पॉइंट, राइज ऑफ द मराठा। इसी में आपके मराठों के बारे में भी पढ़ना है कि मराठों का उदय कैसे हुआ। द फाउंडेशन ऑफ स्वराज बाई शिवाजी, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना किन परिस्थितियों में किया गया, इसमें हम शिवाजी के बैकग्राउंड को भी देखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इट्स एक्सपेंशन अंडर द पेशवा, और जिन्होंने जो शिवाजी ने जिस राज्य की स्थापना किया उसका पेशवाओं के अंतर्गत कैसे विस्तार हुआ, उसके बारे में भी चौथे यूनिट में ही पढ़ना है, ठीक है। मुगल मराठा रिलेशनशिप, मुगल मराठा संबंध कैसे थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मराठा कॉन्फेडरेंसी जो है उसके बारे में, यानी मराठा महासंघ कैसे बना, हम देखेंगे। पेशवाओं के समय में मराठा महासंघ बना, बाद में जो मराठा महासंघ था उसका विघटन भी हो जाएगा, लेकिन चौथे यूनिट में ही मराठा महासंघ के बारे में भी हमें पढ़ना है। काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मराठाज, मराठाओं के पतन के कारण क्या क्या थे, तो हम लोगों को इसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन को पढ़ना है, मुगलों के उत्थान और पतन को पढ़ना है, बहमनी साम्राज्य को पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना है, मराठाओं के उत्थान और पतन को पढ़ना है। तो ये 5 बिंदुओं पर हम लोग को चर्चा करना है। तो जो हमारा चौथा यूनिट है पूरी तरीके से राजनीतिक, भारत की जो राज्य थे और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानना है। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, मुगलों की राजनीतिक स्थिति क्या थी, दक्कनी राज्य विजयनगर की राजनीतिक, दक्कनी राज्य जो बहमनी राज्य थी उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, बहमनी राज्य के विघटन से जो 5 क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उनकी क्या राजनीतिक स्थिति थी, इसके बाद विजयनगर की क्या स्थिति थी, और दक्कनी राज्यों यानी दक्कन में ही मराठा राज्य का उत्थान किन परिस्थितियों में हुआ, मराठा राज्य का पतन किन परिस्थितियों में हुआ, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलें। इसके साथ ही हमारा चौथा यूनिट पूरा हो जाएगा। अब चौथे यूनिट के बाद हम 5वें यूनिट की बात करते हैं, 5वें यूनिट की। तो 5वें यूनिट पे हमको किसके पढ़ना है, तो 5वें यूनिट में जो मध्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था थी, यानी इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है और इकोनॉमी को पढ़ना है, यानी कि जो भी मध्यकालीन
राज्य हुए थे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को हमें देखना है। अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में हमको ये जानना है कि राज्य की प्रकृति कैसी थी, नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सल्तनत थे उनकी राज्यों की राज्य की जो प्रकृति कहते थे, किस स्वरूप के राज्य उन्होंने निर्मित किए थे। ठीक है, थियोसेंट्रिक या क्या बोलते हैं, थियोसेंट्रिक सेंट्रल जो था, ये धर्म केंद्रित राज्य थे, यानी इनके राज्य में धर्म का क्या महत्व था, किस आधार से धर्म केंद्रित राज्य की स्थापना हुई, धर्म किस तरह से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, उसको देखेंगे। इसकी बात कहें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रांतीय प्रशासन कैसा था इनका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्थानीय प्रशासन था वो कैसा था सल्तनत के समय। इसके तहत अगर देखें, लॉ ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का नियम क्या था यहाँ पे, क्या राजा के मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनता था या फिर जो सबसे ताकतवर होता था वो शासन पर अधिकार कर लेता था, इन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें इन 5 बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत से ही हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाया था। तो शेर शाह सूरी के जो प्रशासनिक सुधार थे प्रशासन में, उसने क्या नई चीज़ें लाया था, उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो 5वां यूनिट है हमारा, वो शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधार की चर्चा करता है। तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की और शेर शाह सूरी के प्रशासन पर बात करेंगे। इस 5वें यूनिट के बाद जो दूसरा बात है वो है हमारा, इसमें दूसरा पॉइंट है मुगल प्रशासन। तो जैसे कि हम लोगों ने चौथे यूनिट में देखा कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राज्य कैसे थे, राजा कौन थे, उनके बारे में जानेंगे, वैसे यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें। देख लेते हैं मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन का सेम वही जो दिल्ली सल्तनत में था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम कैसे आया, इसका क्या महत्व था, जागीरदारी सिस्टम क्या था, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। ये आपके 5वें यूनिट के मुगल प्रशासन वाले भाग में। अब दिल्ली के अतिरिक्त हमने जैसा कि उसमें देखा था कि दक्कनी राज्यों के बारे में पढ़ना है और दक्षिण के राज्यों के बारे में पढ़ना है। तो दक्कन की प्रशासनिक व्यवस्था में और दक्षिण की प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे तो द विजयनगर स्टेट एंड पॉलिटी, विजयनगर राज्य और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो विजयनगर के भी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानना है। इसके अतिरिक्त बहमनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहमनी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो हमें दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को और दक्कनी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को, विजयनगर राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त देखें तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अष्टप्रधान क्या थे, शिवाजी का जो अष्टप्रधान था वो क्या था, इसके बारे में जानना है। ठीक है, अब जो दूसरी बात जानना है, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी जो दिल्ली के सुल्तान हुए, यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत, तो अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, तो जो मुगल हैं और दिल्ली के सुल्तान हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रही थी उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है कि किस तरह से अपने सीमांत राज्यों के साथ उन्होंने कैसे संबंध बनाए। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन क्या थे उनके ड्यूरिंग द सल्तनत एंड द मुगल, सल्तनत और मुगल काल में अंतर्राज्यीय संबंध क्या थे उसके बारे में भी जानना है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सभी बिंदुओं पर चर्चा करना है। अब देखें, और ये तो हो गए हमारे राजनीतिक बातें। राजनीतिक बातों में विदेश संबंध कैसे थे, अंतर्राज्यीय संबंध कैसे थे। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि बहमनी प्रशासन को जानना है, विजयनगर के प्रशासन को जानना है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को जानना है, शेर शाह सूरी ने क्या प्रशासनिक सुधार किए वो जानना है, और मुगल काल में क्या प्रशासन था वो जानना है। इसके अतिरिक्त और हम देखें तो आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम, कृषि आर्थिक संरचना कैसी थी इसको भी जानना है। तो कृषि आर्थिक संरचना में सबसे बड़ी बात हमें जानना होता है कि ग्राम अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ग्राम अर्थव्यवस्था में कृषक वर्ग कैसे थे, ठीक है, भूमि अनुदान की प्रचलन कैसे था, किस काल में भूमि अनुदान बढ़ गया, कहाँ भूमि अनुदान कम हो गया, किसने भूमि अनुदान को पूरी तरीके से रोक दिया था, वो चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, और कृषि ऋण यानी कृषकों पर
क्या कृषकों को ऋण लेना पड़ता था, वो ऋण का स्वरूप कैसा था, वो चीज़ें हमें जानना है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इस काल में नगरीकरण कैसा था, उसको भी जानना है। इस काल की डेमोग्राफी भी जानना है कि डेमोग्राफी कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत की डेमोग्राफी पे भी बहुत सारे इतिहासकारों ने काम किया है। मुगल काल की डेमोग्राफी पर तो बहुत सारे अंग्रेजों ने काम किया है, उनकी डेमोग्राफी को भी जानना है। दक्कनी राज्यों और दक्षिण के राज्यों में भी डेमोग्राफी पर काम किया गया है, तो उन सभी चीज़ों को जानना है, किसने काम किया है, क्या लिखा है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करना है। ठीक है। जो 10वीं बात है, हाँ, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, उद्योग और व्यापार कैसा था। तो कृषि के अतिरिक्त हमें उद्योग और व्यापार के बारे में भी पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत का उद्योग और व्यापार कैसा था, मुगल काल में उद्योग और व्यापार कैसा था। ये सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल हमारा कैसा था। कॉटन टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में शुरू से लेकर के और आज तक अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। शुरू में तो हमारी स्थिति सबसे आगे थी। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प उद्योग में हमारी स्थिति क्या है, इसको भी देखेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या था, कृषि आधारित उद्योग क्या थे और उनका संगठन कैसा था। ठीक है। फैक्ट्रीज हमारे वहाँ कैसे लगते थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की हमारी फैक्ट्रीज कैसे थी, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी थी, यानी भारतीय फैक्ट्री सिस्टम और भारतीय टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में भी हमको पढ़ना है मध्यकाल के। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारा व्यापार कैसे चल रहा था, किन के साथ हमारा व्यापार हो रहा था। और देखें हम स्टेट पॉलिसी क्या थी, राज्य की नीतियाँ क्या थी। आंतरिक व्यापार कैसा था, आंतरिक और बाह्य व्यापार हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड कैसा था। यूरोपियन ट्रेड कैसा था, यूरोप के साथ हमारे व्यापार कैसे चल रहे थे दिल्ली सल्तनत के समय। फिर मुगल काल में हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या व्यापार बढ़ा घटा या क्या हुआ। ठीक है। ट्रेड सेंटर्स एंड पोर्ट्स। ठीक है। व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह कौन कौन से थे, भारत के किन किन बंदरगाहों से विदेशों में सामान भेजे जाते थे और कहाँ से सामान मंगाए जाते थे। इनमें ट्रांसपोर्ट के साधन क्या थे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए हमने किन संसाधनों का उपयोग किया, इसको भी ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी बातें आर्थिक गतिविधियों को बताती हैं जो सिलेबस के 5वें यूनिट में शामिल किया गया है। और देख लेते हैं, हमारे देश में कुछ और व्यवस्थाएं थी, जैसे हुंडी चल रहा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जिसको हम लोग कहते हैं, एंड इंश्योरेंस। तो हुंडी और बीमा भारत में किस तरह से थी, क्या बीमा का स्वरूप क्या था। आज तो बीमा के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस समय बीमा का स्वरूप क्या था। ठीक है। स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या था, यानी राज्य की आय के स्रोत क्या थे और किन मदों पे वो व्यय होता था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी करेंसी कैसी थी। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था कैसे थी। मिंट सिस्टम, टकसाल प्रणाली कहाँ था, कहाँ कहाँ से हमारे सिक्के ढाले जाते थे, किनको सिक्के ढालने का अधिकार था, कौन सिक्के नहीं ढाल सकते थे, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में कभी अकाल पड़ा। ठीक है। उस अकाल का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अकाल के लिए शासकों ने कौन सी नीतियाँ अपनाई। ठीक है। क्या कभी किसानों ने विद्रोह किया था, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था क्या मध्यकाल में, उस पर भी हम लोग को चर्चा करना है। ये सारे बिंदु जो आर्थिक हैं और प्रशासनिक हैं, इनके बारे में हम लोग यूनिट 5 में अध्ययन करेंगे। तो यूनिट 4 में पूरी तरीके से राजनीतिक बातें, यानी राज्य और राजनीतिक बातें देखेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रशासनिक और आर्थिक बातों को देखेंगे कि हमारा व्यापार कैसे चल रहा था, हमारे पोर्ट क्या थे, कहाँ से सामान आयातित होते थे, कहाँ सामान जाते थे, यूरोप के साथ हमारा व्यापार कैसा चल रहा था। उन सारे बिंदुओं को यूजीसी नेट ने अपने 5वें यूनिट में शामिल किया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो होता है कल्चर। तो कल्चर को उन्होंने 6ठे यूनिट में शामिल किया है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने। तो भारत में समाज एवं संस्कृति, यानी मध्यकालीन पीरियड में क्या क्या समाज और संस्कृति हमारी कैसी थी, उस पर हम लोग को चर्चा करना है। सोसाइटी एंड कल्चर क्या था हमारा, इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संगठन कैसा था और सामाजिक संरचना कैसे थी, इसके बारे में जानना है। अब सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। अगर पॉजिटिव कारक में देखें, जो समाज को एक सुव्यवस्थित और
सौहार्दपूर्ण दिशा में ले जाते हैं, उनमें हमारे संत महात्मा आ जाते हैं, सूफी संत आ जाते हैं, धर्मगुरु आ जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमको ध्यान से देखना है। जैसे द सूफीज, सूफी संत जो थे उनका क्या महत्व था, कौन कौन से देयर ऑर्डर्स, उनके सिलसिले कौन कौन से थे इस समय तक, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कौन कौन से सूफी सिलसिलों ने लोक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया, उस पर चर्चा करेंगे। उनकी बिलीफ्स क्या थी, उनके प्रैक्टिसेस क्या थे, उनकी मान्यताएं क्या थी और उनके आचार व्यवहार क्या थे। तो सूफियों के इन 3 बिंदुओं पर हमको चर्चा करना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें 3 बिंदुओं के अतिरिक्त प्रमुख सूफी संत कौन कौन से थे, द लीडिंग सूफी संत, कुछ सूफी संतों की जीवनी भी हमें जाननी है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और बात करें हम तो सोशल सिंक्रोनाइजेशन क्या था, यानी सामाजिक समन्वय क्या था उनमें, उनकी वजह से, यानी सूफी संतों, यानी संतों ने किस तरह से समाज को व्यवस्थित किया। तो उसको, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहे, चाहे आज के धर्मगुरु रहें चाहे पुराने धर्मगुरु रहें, उन्होंने समाज को एक सही दिशा देने का ही प्रयास किया है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सूफियों के अतिरिक्त जो हमें पढ़ना है वो है भक्ति मूवमेंट। हमें भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है और भक्ति आंदोलन में शैव संतों के बारे में पढ़ना है, वैष्णव संतों के बारे में पढ़ना है और शाक्त संतों के बारे में पढ़ना है कि शाक्त धर्म क्या था, उसका क्या महत्व था, लोक जीवन में वो किस तरह से स्थान बना पाया था, इस पर चर्चा करना है। ठीक है। अच्छा, इनके शाक्त, वैष्णव और इनके अतिरिक्त कौन कौन से संत थे, तो उत्तर भारत में कौन कौन से संत थे और दक्षिण भारत के प्रमुख संत कौन से थे, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। देयर इम्पैक्ट ऑन सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर इन संतों का क्या प्रभाव था। तो हमने बताया कि इन संतों ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक पॉजिटिव दिशा दिया था, एक सही दिशा दिया था। तो उसके बारे में हमको उन्होंने क्या क्या सही दिशा दिया उसके बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन भारत की महिला संत, हमें वुमेन सेंट्स ऑफ मिडल पीरियड, इनके बारे में कौन कौन सी ऐसी महिला संत हैं, जैसे कि आप मीराबाई का नाम सुनते हैं, उन्होंने क्या बातें कहीं, समाज को क्या दिशा दिया, उनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। ये तो हमारे हो गए सूफी संत, भक्ति संत, महिला संत। इसके अतिरिक्त एक और संप्रदाय का उदय होता है, एक और धर्म संप्रदाय का उदय होता है जिसको हम लोग कहते हैं द सिख मूवमेंट। सिख आंदोलन होता है और बाद में सिख एक धर्म के रूप में आज के दिन में जाता है। तो गुरु नानक देव से लेकर के और बाद में हम देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह तक सिखों की क्या परंपरा रही थी। गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनका आचरण क्या था, किस तरह से आदि ग्रंथ की रचना हुई, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना किया था और किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो इस क्रम में हमें सभी सिख गुरुओं के बारे में मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया और गुरु गोविंद सिंह के समय खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो इसको हमें विस्तार से पढ़ना है। तो ये तो हमारे धार्मिक गुरु थे, धर्म संप्रदाय थे, जिसमें सूफी संत, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति संत, महिला संत। इसके बाद अगर और हम देखें तो अब हम धार्मिक स्थिति के अतिरिक्त यहाँ पर सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। सामाजिक वर्गीकरण में अगर हम देखें तो शासक वर्ग का कैसा था, शासक वर्ग का रहन सहन कैसा था, उसकी जीवन दिनचर्या कैसी थी, प्रमुख धार्मिक समूहों की दिनचर्या कैसी थी, उलेमा की यानी उलेमा वर्ग का जीवन कैसा था। ठीक है। व्यापारी और पेशेवर वर्ग का जीवन कैसा था, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है। राजपूतों की सामाजिक स्थिति क्या थी, ग्रामीण समाज की स्थिति क्या थी, छोटे सरदारों की, यानी कि जो छोटे सरदार थे उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, ग्राम अधिकारी का क्या महत्व था समाज में, उनका क्या स्थिति थी समाज में, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है। इससे अतिरिक्त अगर देखें तो कृषक और गैर कृषक वर्ग, उनकी क्या स्थिति थी, कारीगरों की क्या स्थिति थी, इन सभी बिंदुओं पर बात करना है। महिलाओं की स्थिति क्या थी। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में 2 बातों पे हमें चर्चा करना है। एक, जनाना प्रथा क्या था और दूसरा देवदासी प्रथा क्या था, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या देवदासी प्रथा अच्छी थी या बुरी थी, जनाना प्रथा क्या था। ठीक है। इन बिंदुओं पर भी बात करना है जो सिलेबस में है। तो हमने धार्मिक स्थिति देखा और सामाजिक स्थिति देखा। सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में जो सबसे प्रमुख कारक होता है वो था शैक्षणिक स्थिति। इस काल की शिक्षा का
क्या स्तर था, यानी शिक्षा का विकास कैसे हुआ था, शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे और क्या पढ़ाया जाता था, यानी शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या क्या हुए थे, उसके बारे में पढ़ना है। मदरसा में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। शिक्षा के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जीवन को जो सबसे रोचकता देता है, वो होता है ललित कलाएं। ललित कलाएं बहुत सारी कलाएं देखिए, जैसे फाइन आर्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें चित्रकला। चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी, जैसे मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला, इनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। जनरली हम लोग मुगल चित्रकला पढ़ के ही छोड़ देते हैं, तो हमें राजस्थानी चित्रकला पर भी उतना ही मेहनत करना है, क्योंकि सिलेबस में उसको भी रखा है। पहाड़ी चित्रकला को भी ध्यान से समझना है कि इसमें कौन सी बातें नई थी, कौन सी बातें मुगलों से मिलती जुलती थी, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी बातें मुगलों से मिलती जुलती थी। इसी तरह से गढ़वाली चित्रकला को भी देखना है। चित्रकला के अतिरिक्त संगीत पर भी हमें, संगीत को भी ध्यान में रखना है कि सल्तनत काल में संगीत कैसा था, मुगल काल में दक्कनी संगीत कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसके बारे में भी। हाँ, चित्रकला के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संगीत कला का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में देखना है। और कला और स्थापत्य कला की मध्यकाल में किस रूप में कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ, उसको भी देखना है। अब कला और स्थापत्य कला में देखना है तो हमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का स्वरूप कैसा था, वो कैसे भारत में आया, मुगल स्थापत्य कला का स्वरूप कैसा था, क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियाँ क्या थीं, ठीक है, इंडो अरबी स्थापत्य कला क्या था, मुगल उद्यान क्या थे, मराठा दुर्ग का स्वरूप कैसा था, तीर्थ स्थल कौन कौन से थे, दरगाहें कौन सी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, समाधि स्थल कौन से थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ध्यान रखिएगा, समाधि स्थल से भी सवाल पूछे गए हैं, दरगाहों से तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, आप उससे परिचित हो चुके हैं। तीर्थ स्थल से सवाल पूछे जाते हैं। और मंदिर कौन से महत्वपूर्ण थे, किन मंदिरों के साथ छेड़छाड़ हुआ या किन मंदिरों को तोड़ा गया, कौन से मंदिर नए स्वरूप के थे, उन सभी बिंदुओं पे आपको चर्चा करना है। तो ये सारी बातें जो थी हमारे छठे यूनिट में शामिल थी। पहले यूनिट में राजनीतिक चीज़ें, दूसरी यूनिट में आपके क्या बोलते हैं प्रशासनिक और आर्थिक बातें, और तीसरी यूनिट में धार्मिक बातें, सामाजिक बातें, शैक्षणिक बातें और कला की बातें हमें पढ़ना है। तो इनको हमें विस्तार से पढ़ते हुए चलना है। तो आज की क्लास में हम बस यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित सिलेबस को देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। सिलेबस यहीं तक। धन्यवाद।